नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में राजनीति इन दिनों बड़े ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर पहुंच गई है। इंटरेस्टिंग मोड़ में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रोज नए नए बातें निकलकर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में दो बड़े जो है वो गठबंधन वाले दल हैं। एक तो एनडीए गठबंधन और दूसरा एनडीए गठबंधन। अब ये दोनों ही गठबंधन जो है महाराष्ट्र में जब लोकसभा चुनाव होने वाले थे तो तमाम तरीके से जो है ये बात लोगों तक और मीडिया तक ये पहुंचा रहे थे कि हमारा गठबंधन जो है सबसे ज्यादा मजबूत है और हम बिना किसी मनमुटाव के आराम से आगे बढ़ रहे हैं। सीटों का बंटवारा भी एकदम अच्छे से हो रहा है। बिल्कुल आश्वस्त करते हुए दिखाई देते थे लोगों को, जनता को, मीडिया को। लेकिन 20 मई का चुनाव खत्म होते होते यानी 5वें चरण का चुनाव खत्म होते होते एनडीए का, कम से कम मैं कह सकता हूं एनडीए के दल के कुछ ऐसे बातें सामने आने लगी जिसको देखकर लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि बताया जा रहा था सीट बंटवारे के टाइम पे। अब सिचुएशन ये हो गया है कि रिजल्ट आने के बाद जिस तरीके से एनडीए और बीजेपी की हालत हुई है महाराष्ट्र में, उसके बाद अब चाहे वो अजीत पवार की एनसीपी हो या एकनाथ शिंदे की शिवसेना या बीजेपी, तीनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे पर भरोसा खोते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो नेता एक दूसरे के खिलाफ बोलते तक नहीं थे और जब भी सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने आते थे और कहते थे कि सब कुछ ठीक है और हम अच्छे से, हमारा अलायंस जो है वो आगे बढ़ रहा है, अब वो एक दूसरे पर तलखी और एक दूसरे पर जो है अब जुबानी जंग शुरू कर चुके हैं। अब ऐसे में अविश्वास कैसे बढ़ता जा रहा है वो मैं आपको बताता हूं। अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह सामने आया है कि आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर के बीजेपी एक सर्वेक्षण करा रही है महाराष्ट्र में। सर्वेक्षण किस लिए? सर्वेक्षण इसीलिए कि वो बीजेपी इसमें देखना चाहती है कि क्या वो अकेले अगर विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरती है तो उसे किस तरीके का रेस्पॉन्स मिलेगा, और अगर एकनाथ शिंदे के साथ वो गठबंधन में रहती है तो किस तरह का रेस्पॉन्स मिलेगा, और आगे अजीत पवार की एनसीपी के साथ उसे गठबंधन में रहना है या नहीं रहना है, इसका अंदाजा भी उसे इस सर्वेक्षण से हो जाएगा। अब जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक 106 सीटों पर, विधानसभा की 106 सीटें हैं, उन पर ये सर्वेक्षण चल रहे हैं। वहां के लोगों से, वहां के ग्राउंड जो लोग हैं वो काम करने वाले, उनके द्वारा ये सर्वेक्षण कराया जा रहा है। अब ये सोचिए कि बीजेपी किस तरीके से जो है वो लोकसभा इलेक्शन के बाद किस तरीके से वो काम अब करने की सोच रही है। ग्राउंड लेवल पर उतर के सर्वेक्षण जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं कि ये तब हो रहा है जब लोकसभा चुनावों के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी और एनडीए अलायंस की हालत खस्ती हो रखी है और आरएसएस जो कह सकते हैं उसमें भी, जो अभी हमने ऑर्गेनाइजर में रिपोर्ट पढ़ी उसमें भी कई सारी सलाह दी गई थी, कई सारी बातें कही गई हैं। और ये बोला जा रहा है कि ये जो बीजेपी ने स्टेप उठाया सर्वेक्षण का, ये आरएसएस की तरफ से बोलने से नहीं, ये बहुत पहले से ही इनकी तरफ से ये प्लान था और वो उसको अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको लागू कर रहे हैं, सर्वेक्षण करवा रहे हैं। अब आप सोचिए कि अविश्वास इतना हो गया कि सर्वेक्षण करने पर कि गठबंधन दलों के साथ रहे तो फायदा होगा या नुकसान, इस चीज का अंदाजा भी वो लोगों का मन टटोल के लगाने में बीजेपी इस समय महाराष्ट्र में लगी हुई है। वहीं अगर हम बात कर लें दोनों जो गठबंधन है एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की, तो उनकी तरफ से किस तरीके से जुबानी जंग चल रही है वो तो आप सबको पता ही है। कुछ दिनों पहले ही किस तरीके से एकनाथ शिंदे जो है उन्होंने कहा था कि 400 पार का जो नारा लगाया गया वहीं हमसे गलती हो गई और एक गलत नैरेटिव सेट कर दिया गया कि संविधान बदल देंगे, और इससे जो है कई सारे वोट जो है हमारे कट गए। अब महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जो खुद बहुमत देकर के आए हैं, अब उन पर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे तो उन्होंने जो बॉल है, जो कहते हैं गेम गेम जो है एक तरह से चल रहा है ब्लेम गेम, उसका जो बॉल है वो बीजेपी के पाले में फेंक दिया। और वैसा ही कुछ करते दिखाई दिए हैं आज अजीत पवार के गुट के छगन भुजबल, जो बीजेपी और आरएसएस के निशाने पर अजीत पवार की एनसीपी आई हुई थी, अब उन्होंने वो बॉल जो है वो बीजेपी के पाले में उन्होंने भी फेंकी है और ये कहते हुए फेंकी है कि महाराष्ट्र में तो हम सिर्फ 2 ही सीटों पर लड़े थे, सबसे ज्यादा सीटों पर तो बीजेपी लड़ी थी, फिर हमने कैसे नुकसान पहुंचा दिया। और महाराष्ट्र की बात नहीं है, उन्होंने यूपी का भी जिक्र किया और बताया कि यूपी में भी तो बीजेपी की यही हालत हुई है। तो डायरेक्टली कहिए या इनडायरेक्टली छगन भुजबल ने अब जो ब्लेम गेम चल रहा था उसका भी जो बॉल है वो बीजेपी के पाले में फेंक दी है। अब आप सोचिए कि विधानसभा चुनावों को लेकर के इतना ज्यादा
पार्टियां चिंतित हैं कि कैसे जो है मौजूदा समय में जो एनडीए अलायंस है वो कैसे पहले तो अपने ही दल के नेताओं से जो है वो सोल्यूशन निकाले उनका कि कैसे आगे जाना है, या फिर विधानसभा चुनावों को देखते हुए चुनौतियां खड़ी हैं उसका समाधान निकाले, भाई जो इलेक्शन में नुकसान हुआ है वो विधानसभा में कैसे सुधारा जाए। और इन सबके बीच मैं आपको बताता हूं और एक खबर कि जिस तरीके से अभी महाराष्ट्र में राजनीति बनी हुई है, इन सबके बीच खबर ये भी आ रही है कि उद्धव ठाकरे को जो मनाने की कोशिश हो रही थी वो नाकाम होती दिखाई दे रही है। ये अब लगातार बीच में खबरें आई थी कि बीजेपी की तरफ से उद्धव ठाकरे को मनाने का काम चल रहा है, और आरएसएस भी यही कह रही थी कि उद्धव ठाकरे से रिश्ते सुधारे जाने चाहिए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ भी होता नहीं दिखाई दे रहा है। और उद्धव ठाकरे जो है इस समय बीजेपी तो छोड़िए, अभी इस समय अपने ही कुछ जो अलायंस पार्टियां हैं उनके संपर्क में इन दिनों नहीं है, और बताया जा रहा है कि वो विधानसभा चुनाव को लेकर के इतना ज्यादा सीरियस है और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भाप लिया है लोकसभा इलेक्शन में कि विधानसभा चुनाव में किस तरफ रिजल्ट जो है वो झुकने वाला है। और इसीलिए उद्धव ठाकरे जो है वो लगातार ये कह रहे हैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि 180 से ज्यादा सीटें वो इस बार जीतने पर फोकस करें। महाराष्ट्र में टोटल 288 जो है विधानसभा की सीटें हैं, और इसी में ये भी खबर है कि बिना शर्त समर्थन देने वाले राज ठाकरे वो भी जो है इस बार निर्दलीय यानी किसी पार्टी के साथ नहीं बल्कि इंडिविजुअल अपनी पार्टी को लेकर के अपने ही नेताओं को लेकर के वो विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं और अकेले ही लड़ेंगे। और बीच में ऐसी खबरें भी थी कि नरेंद्र मोदी के शपथ समारोह में उन्हें नहीं बुलाया गया, जिससे नाराजगी भी है। और क्योंकि जब नरेंद्र मोदी मुंबई पहुंचे थे तो शिवाजी पार्क में जब वो 20 मई के इलेक्शन जो हुए होने थे 5वें चरण के मतदान, उससे पहले जब वो रैली हुई थी तब राज ठाकरे वहां पहुंच करके नरेंद्र मोदी के लिए तारीफें की थी और उनको वोट करने के लिए लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की थी, और खुद भी वो वहां शिवाजी पार्क में मौजूद थे। लेकिन चुनाव खत्म हो गया, रिजल्ट आ गए, उसके बाद एक भी बार जो है दिल्ली में जो है जो एनडीए गठबंधन की मीटिंग हुई या फिर बात कर ले शपथ समारोह हुआ, वहां राज ठाकरे नहीं दिखाई दिए। तो ये भी एक बात है कि राज ठाकरे भी इस बार जो है वो अब उतर गए हैं मैदान में। वही बात करें अब जो तीसरा है शरद पवार, तीसरी जो पार्टी है इंडिया अलायंस की शरद पवार की, शरद पवार अलग दावपेच खेलने में लगे हुए हैं। अब जो मैंने आपके सिलसिलेवार तरीके से जो महाराष्ट्र की सारी चीजें बताई हैं कि किस तरीके से चल रही है, इसमें शरद पवार देखिए आप, शरद पवार का परसेंटेज महाराष्ट्र के लोकसभा इलेक्शन में सबसे बेटर था, 10 में से 8 सीटें वो जीत करके लाए थे। अब ऐसे में उन्हें ये मालूम चल गया है कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव में खेल खेलना है और किस तरीके से विरोधी खेमा जो है उसको ध्वस्त करना है। इन दिनों शरद पवार लगातार महाराष्ट्र के इंटीरियर में किसानों से टच में हैं और कई किसानों के साथ में उनकी बैठकें भी हो चुकी हैं, ये हमने भी आपको पहले रिपोर्ट बताया था। और इन दिनों किसानों की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और मैंने आपको जैसे बताया था कि जून में मई के समय में जो सूखा पड़ा था, जो सूखे की ऐसी हालत हो गई थी, उसमें किसानों की हालत क्या हुई थी इसकी रिपोर्ट भी हमने आपको 4 PM पे दिखाई थी। अब इसके बाद किसानों के अंदर नाराजगी है क्योंकि जल का संकट गहराया था, बहुत ज्यादा उन्हें दिक्कत हो रही थी। अब तो खैर मुंबई में मानसून पहुंचा है, अब कितनी जो है सुविधा पहुंचेगी और कितना सुधार होगा वो तो मालूम चल ही जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा महाराष्ट्र के किसानों को। और इस बात को लेकर के शरद पवार उस समय भी सरकार के खिलाफ खड़े थे और लड़ाई लड़ रहे थे कि उनकी सुनवाई हो और उनकी बातें रख रहे थे, और एकनाथ शिंदे भी बीच में पहुंचे थे वहां पे दौरा करने के लिए। लेकिन कितनी सुधार हुआ नहीं सुधार हुआ, गवर्नमेंट के जो कहते हैं एक तरीके से जो अथॉरिटीज है उन पर कितनी जो इम्प्लीमेंट किया गया, जल संकट को जो है दूर किया गया, ये तमाम चीजों को लेकर के। लेकिन अभी भी शरद पवार किसानों से टच में हैं, और जैसे कि हमने बताया था कि किसानों को उन्होंने कहा भी है कि हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे, और अगर सरकार इस बार ध्यान नहीं देती है तो 4 महीने आप रुकिएगा और मैं ये सरकार बदल दूंगा और उसके बाद आपकी सुनवाई होगी। ये एक बहुत बड़ी बात शरद पवार ने बात कही है। तो कुल मिलाकर एक तरीके से असंतोष जो है वो एनडीए अलायंस में दिखाई दे रहा है, भरोसे की कमी जो है वो दिखाई दे रही है, और अपने ऊपर ना लेकर के जो है अब जो महाराष्ट्र में नुकसान हुआ है उसको लेकर के अब तीनों गठबंधन जो है एक दूसरे पर जुबानी जंग भी है वो शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जंग में जो है वो बीजेपी कहीं ना कहीं घिरती हुई दिखाई दे रही है महाराष्ट्र की राजनीति में, क्योंकि एक तरफ एकनाथ शिंदे है, एक तरफ अजित पवार है और एक तरफ आरएसएस है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से करवट लेती है ये चुनावी समीकरण, और कैसे कैसे जो है वो नए नए जो प्लान्स हैं और किस किस तरीके से जो है मुड़ता है इस राजनीतिक सड़क का, अब वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।
और अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। फिर लौटूंगा तो बात करूंगा किसी बड़ी खबर पर। नमस्कार।